गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय फलौदी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अकशेरुकियों के सामान्य लक्षण, वर्गीकरण और वर्गीकरण के आधार के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण, क्लासिफिकेशन और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम प्रोटोजोआ की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो प्रोटोजोआ सूक्ष्म जैविक माइक्रोस्कोपिक या अकोशिकीय जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं। अकोशिकीय यानी ज़्यादा अच्छा शब्द एसेलुलर है, या आप यूनिसेलुलर भी कह सकते हो। यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ में टिश्यू एब्सेंट होता है, ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, एक या एक से अधिक केंद्रिका उपस्थित होती है। और बात करें हम तो ये सिंगल भी होते हैं और कॉलोनियल भी होते हैं। इस मामले में ये मेटाजोन से भिन्न प्रकार की लाइफ जीते हैं। मेटाजोन्स की जो एक कोशिका है वो प्रोटोजोआ एनिमल के समान होती है, हम ये भी कह सकते हैं, लेकिन वो एक कोशिका ही सारे कार्य को करती है। जो मेटाजोन्स सारे कार्य करते हैं वही कार्य प्रोटोजोआ की एक कोशिका ही करती है, इसलिए इसको एक कोशिका ना कह के अकोशिकीय कहना ज़्यादा उचित होगा। यदि हम इनके सामान्य लक्षण की बात करें, पहला लक्षण स्मॉल होते हैं, सूक्ष्म जैविक होते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा हम इनको देख सकते हैं। नग्न आंखों के द्वारा देखना मुश्किल है, सामान्यतः नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, इसलिए हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा इनको देखते हैं। ये सबसे प्राचीन जंतु है। यूकैरियोट्स की बात करें तो उसमें शारीरिक संगठन जीवद्रव्य प्रकार का पाया जाता है। शरीर एक कोशिकीय होता है, एक से अधिक न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जो मोनोमॉर्फिक यानी एक समान रूपी हो सकते हैं, या डाइमॉर्फिक या द्विरूपी हो सकते हैं। द्विरूपी का मतलब इस प्रकार के। सोलिटरी यानी एकल या फॉर्मिक लूज को कॉलोनी बना के रह सकते हैं, या एकल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इनकी जो सिमेट्री होती है बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट नहीं भी होती है, बाइलेटरल भी होती है, रेडियल भी होती है और स्पेरिकल भी होती है। यानी सभी प्रकार की सिमेट्री इन जीव जंतुओं में या समिति इन जीव जंतुओं में पाई जाती है। बॉडी नेक्ड भी हो सकती है, या बॉडी के ऊपर पेलिकल का आवरण भी पाया जा सकता है। एक्सोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है। बॉडी फॉर्म की बात करें, शरीर की संरचना की बात करें, तो वो कांस्टेंट भी रह सकती है, कुछ जंतुओं में वेरी करती है, जैसे अमीबा है। अमीबा में इसकी जो बॉडी की शेप है वो लगातार बदलती रहती है। कुछ जीव जंतु में एनवायरनमेंट और एज के हिसाब से परिवर्तित होती रहती है। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिखाया गया है, तो ये डायग्राम किसका है? ये वॉलवॉक्स का डायग्राम है। ये वॉलवॉक्स का डायग्राम है ये, जिसका यहाँ पर दिखाया गया है। प्रोटोजोआ की एक सिंगल सेल बॉडी ही शरीर के सारे कार्य करती है, चाहे वो लोकोमोशन हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, वो सारे के सारे कार्य किसके द्वारा किया जाता है? एक सेल के द्वारा किए जाते हैं। लोकोमेटरी ऑर्गन की बात करें, प्रोटोजोआ लोकोमोशन कैसे करते हैं? प्रोटोजोआ में लोकोमेटरी ऑर्गन के रूप में सूडोपोडिया पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं, या सीलिया पाए जाते हैं, या
कुछ भी नहीं पाए जाते हैं। सूडोपोडिया एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है, फ्लैजिला विप लाइक स्ट्रक्चर होती है और सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। यानी यदि छोटे छोटे हैं तो वो क्या है, वो है सीलिया, और जो बड़े को स्ट्रक्चर है वो है फ्लैजिला और सूडोपोडिया इस टाइप के सूडोपोडिया हो सकते हैं। जैसे वॉलवॉक्स में ये क्या है, ये है वॉलवॉक्स की बात करें तो वॉलवॉक्स में ये क्या है, ये है सीलिया। ठीक है, आगे बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन होलोजोइक भी हो सकता है, न्यूट्रिशन होलोफाइटिक भी हो सकता है, न्यूट्रिशन सेप्रोजोइक भी हो सकता है और पैरासिटिक भी हो सकता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो विथ एंड विदाउट टर्माइट ओरल एनल अपर्चर, यानी एनल अपर्चर प्रेजेंट हो भी सकता है और प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। डाइजेशन इंट्रासेलुलरी इनसाइड फूड वैक्यूल्स होती है, खाद्य धानिकाएँ होती है, उनके अंदर भोजन का पाचन होता है। रेस्पिरेशन या श्वसन की बात करें, श्वसन एंड एक्सक्रीशन उत्सर्जन की बात करें, वो सामान्य सतह से संपन्न होता है या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा संकुचित धानियों के द्वारा संपन्न होता है, जो क्या करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन यानी प्रासरण नियम का कार्य करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें, वो एसेक्सुअल किसके द्वारा होता है, बाइनरी और बडिंग के द्वारा, द्विविभाजन और मुकुलन के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो होलोगेमी और सिनगेमी के द्वारा संपन्न होता है। एनसिस्टमेंट की बात करें, एनसिस्टमेंट का मतलब है जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है, फेवरेबल परिस्थितियाँ नहीं रहती है, जिसमें खाना इनको नहीं मिल पाता है, फूड टेम्परेचर और मॉइस्चर इनके जीवित रहने के अनुकूल नहीं होती है, तब ये क्या करते हैं, ये सिस्ट का निर्माण करते हैं और एनसिस्टमेंट कंडीशन में चले जाते हैं, जिससे ये अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स ज़्यादातर एक्वाटिक होते हैं, कुछ फ्रेश और सी वाटर में भी रहते हैं और कुछ गहरे खाइयों या गहरे भाग में गहराई में रहते हैं। पैरासिटिक भी हो सकते हैं, कॉमेंसल भी हो सकते हैं। पैरासिटिक यानी परजीवी हो सकते हैं, कॉमेंसल यानी दूसरे के साथ सह जीवन जी सकते हैं। सफिशिएंट मॉइस्चर इज एसेंशियल फॉर उनके एनवायरमेंटली, मॉइस्चर इनके लिए नमी बहुत आवश्यक, जहाँ नमी होती है वहीं ये प्रोटोजोन्स पनप सकते हैं, नमी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये कुछ बेसिक लक्षण है जिसको हमें ध्यान रखना है। यदि हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में इसकी जो सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन दिया गया था वो क्लासिफिकेशन है BM होनिरबर्ग के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया था, उस क्लासिफिकेशन को सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है। प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, सार्गोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा और सीलियोफोरा। ये 4 उपसंघ आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे हम इनके कुछ सामान्य लक्षणों का अध्ययन करेंगे। सार्कोमेस्टिकोफोरा उपसंघ की बात करें, सब फाइलम की बात करें तो सार्को और मेस्टी 2 शब्द है। ये सार्को का मतलब होता है, ये एक तरह से कूटपाद से संबंधित वर्ड है, कूटपाद,
और मेस्टिगोफोरा एक फ्लैजिला के लिए यूज होता है एक्चुअल में। उस हिसाब से यदि देखें तो ये इसमें उन प्रोटोजोन्स को रखा गया है जिनके अंदर जो लोकोमोशन का अंग है वो या तो कूटपाद है या फ्लैजिला है, ठीक है, या तो कूटपाद या सुडोपोडिया है या फिर फ्लैजिला है या फिर दोनों है। कहने का मतलब है इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया वो किसके आधार पर किया गया, लोकोमेट्री ऑर्गन के आधार पर, या आप दूसरे शब्दों में हिंदी में कहना चाहो तो जो चलनांग है, गमनांग है, गमन के अंग है, उनके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले बात करें हम सार्कोमेस्टिकोफोरा, सार्कोमोस्टिकाफेरा, सुडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं या दोनों प्रेजेंट होते हैं, लोकोमेट्री ऑर्गन कोई भी इनमें से प्रेजेंट होता है। फिर आगे वापस इनको हम इन्हीं के आधार पर डिवाइड करते हैं, इन्हीं के आधार पर हम इनकी सुपर क्लास में इनको डिवाइड करते हैं, जिसमें पहली सुपर क्लास है मेस्टिकोफोरा यानी जिसमें फ्लैजिला गमनांग के रूप में पाए जाते हैं। ये सिंपल होते हैं, प्रिमिटिव है, इनमें फ्लैजिला गमनांग के रूप में पाया जाता है। न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक या हीटरोट्रोपिक हो सकता है। ऑटोट्रोपिक यानी स्वयंपोषी हो सकते हैं या फिर ये विषमपोषी हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं। मेस्टिकोफोरा को फिर आगे हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं, फाइटोमेस्टिकोफोरा और जूमेस्टिकोफोरा। फाइटोमेस्टिकोफोरा में जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उन प्रोटोजोन्स को हम फाइटोमेस्टिकोफोरा में रखते हैं। फ्लैजिला प्रेजेंट होता ही है। ऑर्डर की हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछेंगे। यहाँ पे आप फाइटोमेस्टिकोफोरा के कुछ सामान्य लक्षण में देख सकते हो। क्लोरोफिल मुख्य लक्षण है, उसके अलावा न्यूट्रिशन भी होलोफाइटिक होता है या फाइटोट्रोपिक होता है। फ्लैजिला एक या दो पाई जाती है, कभी कभी एक से दो से अधिक पाई जाती है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एग्जाम्पल के रूप में आप इसमें कई एग्जाम्पल दिए हुए जिसमें से जो ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल हो आप याद रख सकते हो, यूग्लिना रख सकते हो, यानी यूग्लिना फाइटोमेस्टिकोफोरा में ही आता है। वोल्वोक्स याद रख सकते हो। वोल्वोक्स याद रख सकते हो। क्लेमाइडोमोनास याद रख सकते हो। इनके अलावा डायनोफ्लैजिलेटा के कुछ याद रख सकते हो, जिसमें नोक्टिलुका है, सिरेटियम है। ये आप एग्जाम्पल किसके याद रखोगे, फाइटोमेस्टिकोफोरा, क्लास फाइटोमेस्टिकोफोरा। आपको इतना जिस सब ये ज़्यादा आपकी इतना आवश्यकता नहीं है आपको बताने की, जो क्लास के अकॉर्डिंग है वही आप इसमें ध्यान रखोगे। दूसरी क्लास की बात करते हैं, जूमेस्टिकोफोरा। कौन से वाले सब फाइलम की, कौन से वाले सुपर क्लास की, मेस्टिकोफोरा की दूसरी सब क्लास है जूमेस्टिकोफोरिया। जू का मतलब इसमें एनिमल्स आते हैं, कहने का मतलब ये इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और रिजर्व फूड क्या होता है, ग्लाइकोन होता है, ग्लाइकोजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके एग्जाम्पल के रूप में बात करें हम तो इसके एग्जाम्पल के रूप में आप याद रख सकते हो लेशमानिया, ट्रेपोनोसोमा, जियार्डिया, ट्राइकोमोनास। ये मुख्य आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो। इसके अलावा ओपेलाना, ये मुख्य एग्जाम्पल याद रख सकते हो। ओपेलाना दूसरी क्लास में आ जाता है। अब बात करें सुपर क्लास दूसरी। पहले सुपर क्लास की हमने बात करी, सुपर क्लास है मेस्टिकोफोरिया। दूसरी सुपर क्लास की बात करते हैं ओपेलाइनेटा। ओपेलाइनेटा में सिर्फ एक ही ऑर्डर आता है या एक ही क्लास आती है,
जिसका एग्जाम्पल है ओपेलाइना। सारे की सारी बॉडी किससे कवर होती है? सीले लाइक फ्लैजिला से कवर होती है। केंद्रिका 2 या 2 से अधिक पाए जाते हैं। पैरासिटिक होते हैं किसके ऊपर? फ्रॉग्स और टोड्स के ऊपर। फ्रॉग यानी मेंढक और टोड के ऊपर। टोड एम्फीबिया का सदस्य हैं, ये दोनों एम्फीबिया का सदस्य हैं। तो मेंढक के ऊपर ये क्या होते हैं? परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? ओपेलाइना। इतना इसका आप याद रख सकते हो। तीसरी सुपर क्लास की बात करते हैं, सार्कोडिना। सार्कोडिना का मतलब ये वो वाले प्रोटोजोआ जिनके अंदर कूटपाद पाए जाते हैं, जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं? कूटपाद पाए जाते हैं। तो ये सुपर क्लास थर्ड है। कौन से वाले की सुपर क्लास थर्ड है? सार्कोमेस्टिकोफोरा। जो सब फाइलम है सार्कोमेस्टिकोफोरा, उसकी तीसरी सुपर क्लास है। ठीक है। न्यूट्रिजन होलोजोइक और सेप्रोजोइक प्रकार का पाया जाता है। इसमें बात करें तो इसकी क्लास की बात करें तो इसकी क्लास है राइजोपोडिया। इसकी 3 क्लास यहाँ पर दी गई। राइजोपोडिया पहली क्लास है, दूसरी क्लास है एक्टिनोपोडिया, तीसरी क्लास है पायरोप्लाज्मिया। तो ये 3 क्लास आपको इसमें ध्यान रखनी है। 3 क्लास ध्यान रख। सार्कोडिना सुपर क्लास की 3 क्लास है, राइजोपोडिया, एक्टिनोपोडिया और पायरोप्लाज्मिया। राइजोपोडिया की बात करें तो इसमें राइजोपोड्स पाए जाते हैं, यानी सूडोपोडिया किस टाइप के होते हैं? लोबोपोडिया के ऐसे इस टाइप के सूडोपोडिया पाए जाते हैं, इस टाइप के लोबोपोडिया के रूप में, इस प्रकार के। ये फिलोपोडिया या रेटिकुलोपोडिया, लोबोपोडिया हो सकते हैं। फिलोपोडिया ऐसे ये फिलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया ऐसे जाल के रूप में, रेटिकुलोपोडिया विदाउट एक्सिल फिलामेंट की अब्सेंस में। अब इसकी कई सब क्लासेस दी हुई है। 2 सब क्लास इसने दी है यहाँ पे। लोबोसिया, पहले सब क्लास लोबोसिया है और दूसरी सब क्लास है फिलोसिया। तीसरी सब क्लास है ग्रेनू रेटिकुलोसिया। 3 सब क्लास दी हुई है। 3 सब क्लास दी हुई है, आप ध्यान रख सकते हो। ये सब क्लास किसके आधार पर दी गई है? सूडोपोडिया की। लोबोसिया का मतलब लोबोपोडिया पाए जा रहे हैं और फिलोसिया का मतलब फिलोपोडिया पाए जा रहे हैं और ग्रेनुलो रेटिकुलोसिया का मतलब है रेटिकुलोपोडिया पाए जा रहे हैं। इतना आपको ध्यान रखना है और ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी अब ज़्यादातर आप इसके एग्जाम्पल याद रख सकते हो। लोबोपोडिया की बात करें तो लोबोपोडिया में अमीबा आ जाएगा, एंट अमीबा आ जाएगा। ये एग्जाम्पल याद रख सकते हो। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसके अलावा एल्फीडियम का आप याद रख सकते हो, पोलिस्टोमा। क्लास 2 की बात करते हैं सार्कोडिना की। एक्टिनोपोडिया इसमें एक्सोपोडिया पाए जाते हैं, यानी एक्सिल फिलामेंटस पाया जाता है। ये रेडिएटेड फ्रॉम ए स्पेरिकल बॉडी ऐसे इस प्रकार ये बॉडी से बाहर, स्पेरिकल बॉडी से बाहर निकले होते हैं। इसकी 3 सब क्लास यहाँ पे बताई गई है, हेलियोजोइया, रेडियोलेरिया और एक्सेंट्रिया। ठीक है, आपको सिर्फ इसके एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल याद रखने हैं एक्टिनोफ्राइस, ये एग्जाम्पल याद रख सकते हो। एक इसका दूसरा एग्जाम्पल इसका आप याद रख सकते हो कोलोजोम। ये 2 एग्जाम्पल आप इसके याद रख सकते हो। इनका ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। इनकी हम बात करते हैं तो ये सूडोपोडिया कौन से वाले हैं? एक्सोपोडिया। तीसरी क्लास है पायरोप्लाज्मिया। ये स्मॉल पैरासाइट होते हैं कशेरुकियों की। जो रुधिर कोशिकाएं हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं हैं, कशेरुकियों की लाल रुधिर कोशिकाओं में पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल बेबेशिया। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेते हैं बेबेशिया कौन से क्लास का सदस्य है, तो आप क्या बताओगे? पायरोप्लाज्मिया।
तब आप क्या बताओगे? पायरोप्लाज्मिया। पायरोप्लाज्मिया। अब दूसरे उपसंघ की बात करते हैं, स्पोरोजोआ। पहले की बात कर ली हमने सार्कोमेस्टिकोफोरा, जहाँ पे कूटपाद के आधार पर इनको डिवाइड किया है। सार्को यानी कूटपाद, वहाँ पे कूटपाद हो सकते हैं। मेस्टिकोफोरा फ्लैजिला हो सकता है। यहाँ स्पोरोजोआ यानी स्पोर्स पाए जाते हैं। वो प्रोटोजोन्स जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं वो स्पोरोजोआ कहलाते हैं। इसको फिर हम 3 क्लास में डिवाइड करते आगे, टेलोस्पोरिया, टॉक्सोप्लाज्मिया और हेप्लोस्पोरिया। ये 3 इनकी क्लास है। अब बात करते हैं हम स्पोरोजोआ कौन से होते हैं। लोकोमेटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, ठीक है। स्पोर्स यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान करनी है। टिलोस्पोरिया की बात करें, टिलोस्पोरिया के एग्जाम्पल की बात करते हैं हम सीधा डायरेक्ट। मोनोसिस्टिस होते हैं। मोनोसिस्टिस आपको याद रखना है। आइमेरिया आपको याद रखना है। प्लाज्मोडियम याद रखना है। प्लाज्मोडियम याद रखना है। टॉक्सोप्लाज्मा क्या रखना है? टॉक्सोप्लाज्मा एक याद रखना है आपको। हेप्लोस्पोरिया की बात करें तो हेप्लोस्पोरिया में स्पोर्स कुछ केसेज में प्रेजेंट हो सकते हैं। इक्थियोस्पोरिडियम आप याद रख सकते हो। इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है, आपके इतनी ही काम की चीज़ है। सब फाइलम, तीसरे सब फाइलम की बात करते हैं, निडोस्पोरिया। निडोस्पोरिया में स्पोर्स पाए जाते हैं विथ पोलर फिलामेंट्स प्रेजेंट। यहाँ पर और पहले वाले में अंतर ये है, यहाँ पर जो स्पोर्स पाए जाते हैं उसमें पोलर फिलामेंट्स एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर पोलर फिलामेंट्स स्पोरोजोआ में एब्सेंट होते हैं और ये निडोस्पोरिया में पोलर फिलामेंट पाए जाते हैं। इसकी 2 क्लास है, मिक्सोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया। मिक्सोस्पोरिडिया के एग्जाम्पल मिक्सिडियम और माइक्रोस्पोरिडिया के एग्जाम्पल नोसेमा। माइक्रो वाले में क्या है, जो स्पोर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और मिक्स वाले में स्पोर्स लार्ज होते हैं। इतना याद रखना है। इसके अलावा ये याद रख सकते हो कि ये मिक्सोस्पोरिडिया पैरासाइट होते हैं फिशेज के अंदर, मछलियों के अंदर, और माइक्रोस्पोरिडिया पैरासाइट होते हैं आर्थ्रोपोड्स और मछलियों में। लास्ट का उपसंग है सीलियोफोरा। सीलियोफोरा यानी सीलिया इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? गमनांक के रूप में पाए जाते हैं। सीलिया लोकोमेटरी ऑर्गन और फीडिंग ऑर्गन के रूप में पूरी लाइफ साइकिल में पाए जाते हैं। इसको फिर एक क्लास में डिवाइड किया गया, सीलेटा। सीलिया को सीलेटा में डिवाइड किया गया है। फिर आगे इसको कई सब क्लासेस, सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। उतना आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसके अलावा सीलेटा के जो लक्षण है, जैसे लोकोमेटरी ऑर्गन क्या होता है, हेयर लाइक सीलिया पाए जाते हैं। माउथ पाया जाता है जिसको साइटोस्टोम कहते हैं। पैरासिटिक फॉर्म में पाया जाता है। पैरासिट फॉर्म में कुछ में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एब्सेंट होता है। इसके अलावा एक या एक से अधिक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है। ज़्यादातर 2 प्रकार के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस और स्मॉल मैक्रोन्यूक्लियस। लार्ज मैक्रोन्यूक्लियस और स्मॉलर माइक्रोन्यूक्लियस, ये यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। इनके एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे याद रख सकते हो, बैलेंटेरियम याद रख सकते हो। इसके अलावा इसमें आप पैरामीशियम आपको याद रखना है कि पैरामीशियम कौन सी क्लास का सदस्य है, तो आप क्या लिखोगे? सीलिएटा। जब हम पर्टिकुलर एनिमल की बात करें तब हम इसके ऑर्डर तक जाएंगे। जैसे यहाँ हाइमेनोस्टोमेटिडा है, तो वो हम जब पैरामीशियम अलग से पढ़ेंगे पूरा, तब हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे। वोर्टिसेला आपको ध्यान रखना है, ये मुख्य। इसके अलावा 1-2 और याद रख सकते हो, ये स्टेंटर आप याद रख सकते हो, है ना। ये प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन है जो आपको इसी हिसाब से आपको ध्यान रखना है। ये कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं जिसको ये, जैसे ये क्लेमाइडोमोनास है, ये वो लोग से जो शुरुआत में इसकी पिक भी दी हुई थी, ठीक है। तो ये
आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।